देखो, रिटर्न फाइल करने का मतलब होता क्या है? रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है, जो हम लोग बेसिकली पूरा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन देते हैं, आ जाता है टोटल इनकम, और उसके ऊपर फिर हम लोग कोई भी तरीके से टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। दैट इज अप टू 2,50,000 नो टैक्स मीन, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख एंड अबव पे 30% का टैक्स लगता है। और ये हम लोग कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। उसमें सेस अगर ऐड होता है तो सेस, उसके बाद रिलीफ या फिर सरचार्ज, ऐसा कुछ भी चीज है तो सारा चीज दिखाकर बोलते हैं गवर्नमेंट को इतना देना है, और फिर हम लोग वो नेक्स्ट ईयर पे कर देते हैं। ये जो हम लोग पूरा एक पेपर में लिखते हैं कि सारा प्रोसेस, ये पूरा स्टेप, इसको लिख कर जमा करना इज रिटर्न फाइल करना। अब क्या ये हम लोग पूरा लिखते हैं बैठकर? नहीं, अब ये ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हो या जब ऑफलाइन भी था तो फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ होता है, लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा करके प्रिंट किया हुआ रहता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सीजी, वहां पे सब कुछ प्रिंट किया हुआ रहता है। हम लोग को सिर्फ उसमें अपना अपना इनकम बैठाना है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम लिखा हुआ रहेगा, उसमें ऐड करके यहाँ पे सिर्फ डाल देना है। इनफैक्ट कंप्यूटर तो उसको खुद ही ऐड कर देगा, जैसे ही सारा अमाउंट डालेंगे कंप्यूटर ऐड कर देगा। उसके बाद लेस डिडक्शन में जितना फिलअप करना है कर दो, उसके बाद डालते ही सारा डिडक्शन कंप्यूटर उसको खुद लेस कर देगा, यहाँ लिखा रहेगा ऑलरेडी टोटल इनकम, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद टैक्स का भी पूरा स्लैब बना हुआ रहता है, सिर्फ हम लोग को फिगर पुट करना होता है। ये जो हम लोग फिर सबमिट कर देते हैं, इसको कहते हैं रिटर्न फाइल करना। तो इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? इनकम टैक्स रिटर्न इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। उसमें हम लोग, स्टेटमेंट है मतलब एक जगह पे एक साथ इनकम लिखा हुआ दिखता है और टैक्स दिखता है। there thereon which is to be furnished by a taxpayer to the IT department। ये फर्निश कौन करता है, मतलब फिलअप कौन करता है? टैक्स पेयर। किसको देता है? आईटी डिपार्टमेंट को, इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मतलब जो फॉर्म इसके लिए निकला है उसी फॉर्म में भर के देना होता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज a special type of form to be used by the assessee which contain। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ये सब ऑलरेडी भरना पड़ेगा हम लोग को, नेम, एड्रेस, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल, इनकम अंडर ईच हेड, जो हम बोले सारा हेड का, फिर टोटल इनकम एक्सेट्रा, फिर टैक्स लाइबिलिटी, रिलीफ, सरचार्ज, सब कुछ इसकी एक्सेट्रा। तो रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, जो हम लोग ये मतलब रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, ये 139 सेक्शन में है। इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम इज फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। असेसमेंट करना मतलब अपना इनकम को कैलकुलेट करना, एसेस करना मतलब कैलकुलेट करना। सबसे पहला काम होता है अपना इनकम कैलकुलेट करो। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। Sometimes return of income is filed for error correction and belated return have been made। कभी कभी अगर वो भरने में हम लोग को कोई गलती हो गया है और बाद में पता चल रहा है कि हम लोग को वो ठीक करना था, तो वो भी कर सकते हैं। अगर जो टाइम लिमिट दिया जाता है कि 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भर दो, वो अगर हम लोग नहीं भरे, सितंबर में भरे, तो उसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं, वो भी हम लोग भर सकते हैं। कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। कंपलसरी रिटर्न किसको भरना पड़ता है? जिसका 2,50,000 से साल में ज्यादा इनकम है। मतलब अगर किसी का इनकम एक साल में 2,50,000 से ज्यादा हो गया है तो उसके लिए कंपलसरी है रिटर्न भरना। ऐसा लिखा गया है 139 सबसेक्शन 1 में। इट इज कंपलसरी फॉर कंपनीज एंड फर्म्स। देखो, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए है कि अगर 2,50,000 इनकम हुआ है तो ही हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे कंपलसरी में। मतलब अगर मेरा इनकम साल का 2 लाख है तो हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, चलेगा। पर कंपनी को और फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को अगर 1 रुपया भी इनकम हो रहा है या इनकम हो ही नहीं रहा है,
फिर भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये वो लोग के लिए कंपलसरी है, वो लोग 2.5 लाख इनकम करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। In case of an individual, filing of return of income is mandatory if his total income during the previous income exceeds the basic exemption limit. पर इंडिविजुअल के लिए कब कंपलसरी है? जब उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा। हम लोग का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000। हम लोग में अगर इंडिविजुअल में 2.5 लाख से ऊपर इनकम जाएगा तो ही हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे। यही बात हम लोग को 139 सबसेक्शन 1 में लिखना है। फिर है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। किसका लास्ट डेट क्या होता है? कंपनी के केस में या फिर एक वर्किंग पार्टनर के केस में या फिर कोई भी पर्सन के केस में। पर्सन का खुद का डेफिनेशन है, एओपी है, बीओआई है, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐसा करके बहुत सारे लोग पर्सन के अंदर आते हैं। वो लोग का लास्ट डेट है 30 सितंबर। याद रहे, डेट पूछता है एग्जाम में, 30 सितंबर लास्ट डेट है। पर अगर कोई एसएससी है जो कंपनी नहीं है, वर्किंग पार्टनर नहीं है, पर्सन नहीं है, मतलब कौन है? इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। एचयूएफ है तो उसका लास्ट डेट है 31 जुलाई। मतलब अगर हम तुम जैसे लोग भरेंगे तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। Where the SSC is required to furnish the report in form number 3CEB and 92E for international transaction. अगर कोई ऐसा कंपनी है या कोई ऐसा एसएससी है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो उसका लास्ट डेट है 30 नवंबर। याद रहे, सबसे अलग है इसका, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो 30 नवंबर उसका लास्ट डेट है। Where the SAC is a company not having international transaction. अगर कोई कंपनी है और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो भी उसका 30 सितंबर है, जो कि हम बताए पॉइंट नंबर 1 में। अगर कोई कंपनी है तो 30 सितंबर है। अगर बोल दे कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो भी मतलब कि वो कंपनी है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो 30 सितंबर ही है। पर अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो फिर 30 नवंबर है। फिर रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है? रिटर्न ऑफ लॉस है 139 सबसेक्शन 3 में। इसमें है कि अगर हम लोग को लॉस हो रहा है इस साल, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, सिर्फ लॉस हो रहा है, तो भी क्या रिटर्न में लिखना पड़ेगा? हाँ, तो भी हम लोग को रिटर्न में लिखना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, अगर तुम लोग को मन है तो लिखो, नहीं मन है तो मत लिखो। रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना इज नॉट मैंडेटरी। तो दिस सेक्शन रिक्वायर्स द एसएससी टू फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस इन द मैनर एज इन द नॉर्मल रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे हम लोग वो वाला रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही ये वाला रिटर्न भी फाइल करते हैं। क्या मतलब है इसका? हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी लिखे, फिर सैलरी लिखे, फिर सीजी लिखे। तो सोचो सीजी से मेरे को लॉस हुआ तो यहाँ पे हम 60,000 नेगेटिव लिख दिए, मतलब लॉस का भी रिटर्न फाइल किए हैं। An assessee can't set off and carry forward his loss if he does not file return of loss. अगर रिटर्न ऑफ लॉस कोई नहीं भरता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होगा, कोई फाइन या इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर असेसी को खुद ही नुकसान होगा, वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसका खुद का ही लॉस है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करो। A return of loss has to be filed in his own interest. जो भी फाइल करता है अपने मर्जी से करता है। A return of loss must be filed by an assessee who wants to carry forward his loss under the head PGBP, capital gain, and loss of owning and maintaining racehorse under the head other sources. ये सब जो हेड है, मतलब पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग, ये सब का अगर हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो ही सेट ऑफ करने मिलेगा। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो को अगर हम लोग फाइल नहीं करेंगे फिर भी कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा।
मतलब 3 चीज के लिए कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। इस 3 का हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे लॉस का, तो ही कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। पर हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, फिर भी कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? 139 सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न होता है, अभी जो हम लोग डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पढ़े 30 सितंबर या फिर 30 नवंबर या 31 जुलाई, वो डेट के हम लोग बाद में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिटर्न फाइलिंग, बिलेटेड रिटर्न। पर फाइल करने तो मिल जाएगा, पर हम लोग पढ़े हैं लेट रिटर्न फाइल करने से इंटरेस्ट लग जाता है अंडर सेक्शन 234A में, इंटरेस्ट तो लगेगा पर रिटर्न फाइल करने मिल जाएगा। Any person who has not furnished within the time allowed to him may furnish the return before the expiry of 1 year from the end of relevant assessment year. हम लोग का असेसमेंट ईयर क्या है? 2021, मतलब 31 मार्च 2021, वहां तक हम लोग एटलीस्ट फाइल कर सकते हैं, पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके बाद है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न बेसिकली क्या होता है? रिवाइज रिटर्न 139 सबसेक्शन 5 में पढ़ते हैं। इसमें होता है कि अगर हम लोग से कोई गलती हो गया है भरने में फॉर्म, जब हम लोग पहला रिटर्न फाइल कर रहे थे 139 में या 139 सबसेक्शन 1 में, तो हम लोग उस वक्त भरते वक्त कुछ गलती कर दिए, तो उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना है। तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो दोबारा रिटर्न भरते हैं, उसको कहते हैं रिवाइज रिटर्न भरना। इसलिए लिखा है, if any person discovers any omission or any wrong statement after filing a return, he may furnish the revised return at any time before the expiry of 1 year from the end of relevant assessment year. पर वो ये रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकता है? जब तक हम लोग का असेसमेंट ईयर एंड होने का डेट तक, मतलब 31 मार्च 2021 तक। अब बिलेटेड रिटर्न, अब सोचो मेरा डेट क्या था 30 सितंबर, हम रिटर्न फाइल कब किए? नवंबर में। उस पे हम गलत रिटर्न भर दिए, तो एक तो मेरा बिलेटेड था, उस पे हम रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, बट रॉन्ग नहीं भरना है। भले उसको रिवाइज कर दो पर रॉन्ग रिटर्न नहीं भरा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग खुद ठीक किए तब तो ठीक है, पर अगर आईटी ने पकड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको ठीक कर लो। रिवाइज रिटर्न, द असेसी is required to furnish income exemption from the tax his bank account held by him. टैक्स के बाद एंड लगा दो। अगर कोई रिवाइज रिटर्न भरता है तो उसको ये उसमें क्लियरली दिखाना पड़ता है कि उसका एग्जेम्प्टेड इनकम क्या क्या है, और उसका बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे अच्छे से देना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। डिफेक्टिव रिटर्न वो होता है जिसको असेसिंग ऑफिसर पकड़ता है कि कुछ गलती है। अगर असेसी खुद पकड़ता है तब तो वो उसको रेक्टिफाई कर देता है रिवाइज रिटर्न भर के, पर अगर वो खुद नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर ने देखा है कि कुछ गलती है, तो वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए असेसी को बुलाएगा। इसलिए लिखिए, द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू कॉल अपॉन द असेसी टू रेक्टिफाई अ डिफेक्टिव रिटर्न। AO will give him an opportunity to rectify the defect within the period of 15 days from the date of such information. जिस दिन वो हम लोग को इन्फॉर्म किया है, उस दिन से 15 दिन का टाइम देगा कि आओ और आकर अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लो। If the defect is not rectified within 15 days, then the return would be treated as invalid return. तो इनवैलिड रिटर्न किसको कहते हैं? जब डिफेक्टिव रिटर्न को 15 दिन के अंदर भी वो रेक्टिफाई करने नहीं आया, तब डिफेक्टिव रिटर्न विल बिकम इनवैलिड रिटर्न। A return can be treated as defective if proper disclosure is not given. कब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हमारा रिटर्न डिफेक्टिव है? जब हम लोग कुछ प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं, जैसे कि हम लोग अपना कैपिटल गेन दिखा रहे हैं कि हम लोग एक जमीन बेचे हैं,
उससे मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, पर जमीन बेचे हैं इसका कोई कागज अटैच करके नहीं दिए। मतलब आज अगर हम लोग कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं बीकॉम के लिए, तो घर पे बैठकर फॉर्म तो भर देते हैं, पर उसके साथ बोलता है कि अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब अटैच करो। सोचो हम लोग वो अटैच नहीं किए और भर दिए, भेज दी, रियल में वो सबमिट नहीं होगा, पर सोचो सबमिट हो जाए। या हम लोग एडमिट कार्ड की जगह कोई भी कागज डाल के भेज दिए, कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता है कि वो एडमिट कार्ड ही हम लोगों ने डाला है कि नहीं, कुछ भी हम लोगों ने डालकर सबमिट कर दिया। अब वहां पे एडमिट कार्ड वो लोग को नहीं मिला, तो वो लोग हम लोग की डिफेक्टिव रिटर्न बोल देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दी। हम लोग जो लिखे हैं अपना रोल नंबर, वो ही रोल नंबर है या नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं दिए है। तो अब है परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन। पैन सबको पता है कि एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट भी होता है और नंबर्स भी होता है। issued in the form of a laminated tamper, in the form होगा ये in the form of, तो इन द फॉर्म ऑफ अ लैमिनेटेड टेम्पर प्रूफ कार्ड। टेम्पर प्रूफ मतलब पैन कार्ड को कोई टेम्पर नहीं कर सकता, मतलब डुप्लीकेट नहीं बना सकता। अगर डुप्लीकेट बनाएगा तो वो ट्रेस हो जाएगा। बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। कौन इसको इशू करता है? हम लोग का आईटी डिपार्टमेंट। एन असेसिंग ऑफिसर मे अलॉट टू एनी, देखो ये किसी भी इंसान को मिल जाता है। तुम लोग के नाम पे भी पैन कार्ड बन सकता है, सिर्फ 18 ईयर्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो टैक्स भरता है उसी के पास पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो लिखा है एओ मे अलॉट टू एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर हम लोग को बैंक अकाउंट खोलना है या कोई छोटा मोटा काम है, कोई प्रूफ चाहिए, तो हम लोग पैन कार्ड बनवा लेते हैं। तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है मेरे, विच इंक्लूड्स अ पैन अलॉटेड अंडर द न्यू सीरीज। न्यू सीरीज मतलब किसी को भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास भी उसी नंबर का है और मेरे पास भी उसी नंबर का है, हर आदमी का अपना एक न्यू पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड तो लिखा है फॉलोइंग पर्सन्स आर लाइबल टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इन द फॉर्म नंबर 49A। पैन कार्ड भरने के लिए जो फॉर्म आता है ना, वो फॉर्म के ऊपर लिखा रहता है फॉर्म नंबर 49A। तो उसमें हम लोग को क्या क्या लिख कर देना पड़ेगा, आई मीन किसके किसके लिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पर्सन लाइबल है अप्लाई करने के लिए। इफ मतलब लाइबल मतलब कंपलसरी है, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, तुम भी हम भी, सिर्फ 18 ईयर्स होना चाहिए। बट किसके लिए इट इज कंपलसरी, पैन उसके पास होना चाहिए। अगर मेरा इनकम टर्नओवर, अगर मेरा टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, तो अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। पर्सन स्पेसिफाइड बाय द स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि आप पैन कार्ड बनवाओ उसको बनवाना ही होगा। एओ मे अलॉट अ पैन टू एनी पर्सन बाय whom टैक्स इज पेएबल, और जिसको भी टैक्स देना है, मतलब जिसका भी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ तक ये 4 पॉइंट बहुत बार अलग से एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है रिटर्न बाय whom टू बी साइन। अब रिटर्न फाइल तो कर दिए, वो साइन भी होना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल है, मतलब हम तुम एक एक कोई आदमी है, तो वो उसको खुद साइन करेगा। अगर वो खुद एब्सेंट है इंडिया में, या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, तो फिर उसका गार्डियन साइन करेगा। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एओपी, एओपी के केस में एसोसिएशन या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। एचयूएफ के केस में कर्ता साइन करेगा, मतलब हेड ऑफ द फैमिली। अगर हेड ऑफ द फैमिली इंडिया में नहीं है या फिर किसी भी रीजन से वो स्टेबल नहीं है मेंटली, तो फिर उसके घर का कोई भी एडल्ट मेंबर साइन करेगा। एडल्ट मतलब 18 ईयर्स से ऊपर। पर अगर घर में कोइंसिडेंट है कि कोई 18 ईयर्स का भी नहीं है, सब बच्चे हैं, मतलब माइनर है, तो माइनर में भी जो सबसे बड़ा होगा वो करेगा। मतलब एक जन 17 का है, एक जन 15 का है और एक जन 13 का है, तो जो 15 का है वो, जो 17 का है वो साइन करेगा, जो सबसे बड़ा है।
इसलिए हम लिखे इफ नो मेजर मेंबर, मेजर मतलब 18 ईयर्स से बड़ा अगर नहीं है, देन अ रिटर्न में बी साइंड बाय एल्डेस्ट माइनर मेंबर। फिर है कंपनी, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, बट अगर वो भी नहीं है इंडिया में तो फिर और व्हेन देयर इज नो एमडी इन द कंपनी, तो कोई भी एमडी साइन कर देगा, कोई भी एमडी नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर देगा। फर्म या फिर एलएलपी, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, या फिर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके केस में वर्किंग पार्टनर साइन करेगा। पार्टनर बहुत तरीके का होता है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, तो वर्किंग पार्टनर ही सिर्फ साइन करेगा। अगर वर्किंग पार्टनर नहीं है तो फिर कोई और भी पार्टनर साइन कर देगा। उसके बाद बोल रहा है सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। ये हम समझाते हैं असेसमेंट ऑफ रिटर्न में, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जाते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। वेरिफिकेशन का मतलब ही साइन ही होता है, तो याद रहे वेरिफिकेशन में भी, वेरिफिकेशन कौन करता है, जो साइन करता है। तो इसमें एक अलग से क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटिकल पार्टी के केस में कौन साइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, दैट इज सीईओ। उस पार्टी का जो सीईओ होगा वो साइन करेगा। सीईओ नोन एज सेक्रेटरी और बाय एनी अदर डेजिग्नेशन। हर वक्त पॉलिटिकल पार्टी में जरूरी नहीं है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नाम हो, बहुत बार सेक्रेटरी लिखा हुआ होता है तो सेक्रेटरी भी साइन करता है, या तो फिर ऐसा कोई डेजिग्नेशन होता है जो साइन कर पाते हैं। कोई भी 5 ट्रांजैक्शन मांग रहा है जिसमें पैन कार्ड नंबर देना कंपलसरी होता है। एवरी पर्सन शैल कोट इट्स पैन इन ऑल डॉक्यूमेंट। हम लोग बहुत बार अपना पैन नंबर डाल देते हैं। pertaining to following transaction entered into by him, पर किसके लिए कंपलसरी है ये डिटेल डालना। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, अगर टू व्हील्ड है मतलब बाइक है या साइकिल है तो नहीं जरूरत है, पर अगर हम लोग 4 व्हीलर खरीदते हैं तो पैन कार्ड नंबर डालना इज कंपलसरी। क्यों कंपलसरी है, which requires registration tax collected at source। ये टीडीएस और टीसीएस में हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि पैन कार्ड डिटेल किसको देना जरूरी है, जो 2 व्हील से ज्यादा का व्हीकल खरीदता है, 3 व्हीलर पे भी। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट एंड बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, एफडी करते वक्त कंपलसरी नहीं है, और सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलते वक्त जरूरी नहीं है, पर इसके अलावा कोई और अकाउंट खोल रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, या फिर गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, या किसी भी तरीके का और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पैन कार्ड डिटेल देना इज कंपलसरी। फिर बोल रहा है विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पैन कार्ड डिटेल मांगेगा। अगर कोई डीमैट अकाउंट खोल रहा है मतलब शेयर में ट्रांजैक्शन करना है तो डिटेल मांगेगा। अगर हम लोग 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे एक बार में तो फिर पैन कार्ड मांगेगा। इसलिए बहुत जगह लिखा रहता है कि 50,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट कर रहे हो कैश में तो पैन कार्ड डिटेल इज कंपलसरी। तो ये 5 चीज है जो जो जिन लोगों को पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। फिर लिखा है क्या रिवाइज रिटर्न फिर से रिवाइज हो सकता है, कैन रिवाइज रिटर्न बी फर्दर रिवाइज्ड इफ द असेसी डिस्कवर्स एनी ओमिशन। अगर वो तो अगर कोई असेसी कोई रिटर्न फाइल भरा और वो रॉन्ग भर दिया तब तो वो रिवाइज रिटर्न भरता है, पर वो जो रॉन्ग को ठीक किया था वो उसमें भी कुछ गलती कर दिया था, तो बोल रहा है कि क्या रिवाइज रिटर्न को वो फिर से रिवाइज कर सकता है। तो आंसर है हाँ। इफ द असेसी डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इन अ रिवाइज्ड रिटर्न, it is possible to revise a revised return within the same prescribed time। वैसे ही मतलब 31st मार्च 2021 खत्म होने के पहले। What are the consequences if a person fails to comply with the provision of section 139 quoting of PAN। मतलब ये जो बोला था कि 5 ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड डिटेल देना पड़ेगा, अगर हम लोग ये ना दे तो क्या होगा।
If a person fails to comply with the provision of section 139A, the assessing officer can charge rupees 10,000 by way of penalty. अगर वो ये 5 चीज किया, और ऐसा भी डेफिनेटली और भी बहुत कुछ है जो 139A में लिखा गया है कि हम तुम लोग को ये 5 लिखवाए हैं, तो अगर ये 5 जगह पे पैन कार्ड डिटेल मांगता है और हम लोग देना भूल जाते हैं या नहीं देते हैं, और असेसिंग ऑफिसर चेकिंग के वक्त पकड़ लिया कि हम लोग पैन कार्ड डिटेल नहीं दिए हैं, तो वो 10,000 हम लोग से फाइन लेगा, पेनल्टी। इज थंब इम्प्रेशन इज वैलिड फॉर फर्निशिंग रिटर्न। सोचो हम रिटर्न फाइल किए पर हमको साइन करना नहीं आता है, हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, तो क्या वो चलेगा? हाँ, थंब इम्प्रेशन इज वैलिड एंड बाइंडिंग बाय द लॉ फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। सबको पता होना चाहिए इंडिया में थंब इम्प्रेशन को वैलिड माना जाता है, जिसको साइन करना नहीं आता वो थंब इम्प्रेशन देता है।